नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से खत्म हो गई और केवल सदस्यता नहीं खत्म हुई, अगर जैसा द वे थिंग्स स्टैंड टुडे, अगर वो अपनी अपनी कन्विक्शन जो 2 साल की सजा है आज से शुरू करते हैं तो आज से अगले 8 वर्ष के लिए वो इलेक्शन भी लड़ने के लिए अयोग्य है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। जो राहुल गांधी शायद एक बात को पिछले बहुत वर्षों से कह रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस देश ने उनकी बात सुननी शुरू की थी। फिर जब उन्होंने विदेश में कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र की एजेंसीज को जिस ढंग से कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी जिस तरह से सदस्यता ली गई है या उनकी सदस्यता गई है, दोनों चीजें आप कह सकते हैं, वो काफी कुछ उससे संदेश जा रहे हैं। उससे एक पहला संदेश यह है कि भाई जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पीछे लग के तुम्हें कुछ भी हो करके ना बोलने देंगे, ना वो देंगे, ना तुम्हारी सदस्यता रखेंगे, तुम्हें हम बिल्कुल इमोबाइल कर देंगे, तुम्हें हिलने नहीं देंगे। ये एक तरह से संदेश बहुत से लोगों का है। तो अब जो जो जिसको राहुल गांधी कह रहे थे सत्य और अहिंसा की बात, एक ऐसी पॉलिटिक्स की बात जहां पे गरीब और मजलूम और वंचित वर्ग की बात कर सकें, वो पॉलिटिक्स थोड़ी और मुश्किल हो गई है मुझे। लेकिन इसमें से कुछ चीजें राहत की दिखाई देती हैं। मैं उसके पहले आप लोगों से एक बहुत क्विकली ये इवेंट हुए क्या और क्या क्या हुए इसके साथ आपके साथ शेयर कर लेना चाह रहा हूं। राहुल गांधी ने 2019 के इलेक्शन रैली में कोलार में कर्नाटक में एक भाषण के दौरान ये कहा था कि क्या सब मोदी लाइक, उन्होंने फिर कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी या जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं इनका नाम लेके कहा कि इन सबके नाम के आगे मोदी क्यों है, क्या ये सब, और पहले उन्होंने कहा था कि सब चोरों के आगे इस तरह की बात, तो कहीं चोर से इक्वेट किया गया था इन लोगों को। और उसी बात को लेके बीजेपी के एक पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी जी ने सूरत में एक डिफेमेशन सूट फाइल किया। घटना कोलार कर्नाटका की है, सूट फाइल हो रहा है जो अपना होम ग्राउंड है, जहां की पिच अपने हिसाब से वहां पे। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बातें कुछ चीजें लिखी जाती हैं, कुछ चीजें जो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन दी लाइंस हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो पूर्णेश मोदी जी हैं जिन्होंने इस सूट को फाइल किया, उनके बारे में एक और चीज बता दूं, उनका ओरिजिनल नाम मोदी नहीं था, उनका ओरिजिनल टाइटल मोदी नहीं है, उनका ओरिजिनल टाइटल भूत वाला था। ये उनको बाद में शायद मुझे लगता है मोदी इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया होगा। अब वो मोदी जी की प्रेरणा से अपना नाम मोदी रखे कि वो ललित मोदी की वजह से अपना नाम मोदी रखे कि नीरव मोदी की वजह से अपना नाम मोदी रखे, ये उन्हीं से पूछा जा सकता है, मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो डिफेमेशन सूट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक सिविल होता है और एक क्रिमिनल होता है। सिविल वाले में आप कुछ पैसे से का वो करते हैं कि भाई मेरा आपकी इस वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है तो आप उसको पैसे से कॉम्पनसेट करिए। इस तरह के तमाम डिफेमेशन सूट, अगर आपको याद हो, अनिल अंबानी की बहुत ही खास टैक्टिस थी, वो किसी के ऊपर भी 500 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ का सूट फाइल कर देते थे, खास करके पत्रकारों के ऊपर, और उसके बाद ये सब सूट वो फाइल करते थे गुजरात से। बाकी जगह अगर आपको डिफेमेशन सूट में सिविल मैटर में करना है, तो अगर आप जैसे किसी के ऊपर 1 करोड़ या 100 करोड़ का सूट फाइल कर रहे हैं तो उसकी एक निश्चित रकम, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रकम आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ती है। गुजरात में ये नहीं है। गुजरात में आप कुछ एक सर्टेन बहुत मामूली सी फीस, कुछ हजारों में है, वो लाखों में नहीं है, उस उतनी फीस जमा कर दीजिए, किसी के ऊपर 100 करोड़, 1000 करोड़, 200 करोड़ का सूट फाइल कर दीजिए। उसका इफेक्ट ये होता था कि जब वो, मान लीजिए आप किसी पेपर में काम करते हैं, आपके यहाँ डिफेमेशन आ गया, आपके नाम से आ गया, आपके संपादक के नाम से आ गया, पेपर के नाम से आ गया, तो कोई भी संपादक अगर वो लोकेटेड है कलकत्ता में या बेंगलोर में या मुंबई में, जाना है, उसकी तारीख पड़ेगी गुजरात, अब वो कहेगा कि यार कौन सा एक झंझट तुम ले आए हो भैया, इससे अच्छा इनको निकाली। तो इस तरह की बातें वो दबाव बनाते थे। दूसरा एक क्रिमिनल होता है, जिसमें ये क्रिमिनल केस भी, और हिंदुस्तान में ही, बाकी सारी जगहों पे दुनिया भर में जहां जहां ठीक ठाक डेमोक्रेसीज हैं, सब जगह पे ये सिविल है। यहाँ पे हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस के कैटेगरी में भी रखे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका प्रूव हो जाए डिफेमेशन सूट, तो आपको सजा, जिसमें मैक्सिमम 2 साल की सजा है, या जुर्माना, या सजा और जुर्माना दोनों ये हो सकता है। राहुल गांधी के साथ जो 2 साल की जो इनको सजा दी गई, मुझे ऐसा लगता है कि
मैं कल रात में भी मुझे मुझे मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मैं बिल्कुल क्लियर था कि अब राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसका एक बड़ा कारण यह है कि अगर वो यहां तक उसको पहुंचाए थे, कारण एक ही है कि अडानी पे किसी भी तरह से इस देश में कोई भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, अडानी की कोई भी जांच ना हो, अडानी के पास किसका पैसा आया, किसका पैसा लगा रहे हैं, ये भी ना पूछा जाए। मेन मुद्दा ये है। अब उसके लिए ये इनके इन प्रकरण आप कुछ कर लीजिए, वो मुख्य मुख्य चीज यहां है। मुकदमा दायर होता है सूरत में, सीजीएम दवे साहब के सामने कार्रवाई चलती है, गवाहियां होती हैं। उसके पास ये जो पुरनेश मोदी साहब हैं, इन्होंने ही मुकदमा दायर किया है सूरत में। ये भाग के जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट और वहां पे ये स्टे ले लेते हैं कि इस मुकदमे की कार्रवाई यहां नहीं होगी। फिर कुछ ऐसा होता है कि एक नए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वर्मा साहब आ जाते हैं। वर्मा साहब के आ जाने, एच वर्मा साहब नाम है, जिन्होंने कल ये जजमेंट प्रोनाउंस किया है। उसके बाद ये फिर गुजरात हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं मेरा स्टे वेकेट कर दो। तो इसमें आप अपने आप मान लीजिए कि ये क्यों, एक बार आप उस कोर्ट से जा रहे हैं कि यहाँ मुकदमा ना चले, फिर आप कह रहे हैं यही मुकदमा चले, तो ये अगर कोई आपके ऊपर आक्षेप लगा रहा है तो बहुत मुश्किल नहीं है। फरवरी में स्टे वेकेट होता है, मुकदमा इनकी अदालत में शुरू होता है और आज उनको राहुल गांधी की सदस्यता नहीं, कल उनको सजा मिलती है, आज उनकी सदस्यता चली जाती है। अच्छा, ये उस समय हो रहा है जब जब संसद में टेम्पो भी बनाया जा रहा था, टेम्पो बन रहा था, देश को लग रहा था कि संसद चलने नहीं दे रहा है। इसमें एक चीज और है कि कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, मुख्य रूप से राहुल गांधी और जो गवाहों के बयान है तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एविडेंस पर यह निर्णय सुनाया जाता है। इतना मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉनिक जो बाबरी मस्जिद केस हुआ था, तो उस समय के जो जज साहब स्पेशल कोर्ट के यादव जी थे, 27-28 साल ये चला मुकदमा। जो उसमें आरोपी थे 27-28 लोग, जिसमें एल के अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब, उमा भारती जी, ये सारे लोग, जब फाइनल जब वर्डिक्ट आई तो ये कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एविडेंस को नहीं माना। उन्होंने कहा ये एडमिसिबल नहीं है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का किया, पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। अब एक चीज और समझ लीजिए कि ये क्या हुआ है। ऐसा होता है कि पहले जब कोर्ट में आप ये मुकदमा कर रहे होते हैं, तो जो प्रोसिक्यूशन है और डिफेंस है, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो कहता है कि इन्होंने ये मतलब ये ऑफेंस किया है, इसलिए इनको सजा मिले। तो पहली चीज होती है कि ये बरी किए जाते हैं या ये दोषी पाए जाते हैं, जिसको कन्विक्शन बोलते हैं। या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। तो पहला काम होता है कन्विक्शन का। तो मुकदमा चला और ये पाया गया कि ये दोषी है। उसके बाद एक बहस, फिर लंबी बहस होती है, उसमें कई बार कई दिन की भी हो सकती है, जिसमें यह कहा जाता है कि भाई ठीक है, ये तो अब दोषी पा लिए गए, अब इनका क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा, इनको कितनी सजा दी जाएगी। जैसे यहां 2 साल की सजा थी, इनको 1 दिन की सजा दी जाएगी, इनको 4 दिन की सजा दी जाएगी। याद दिलाने के लिए बता दूं, इस तरह के पॉलिटिकल मामलों को ही मैं उठा रहा हूं, मैं बाकी मामलों को नहीं। कल्याण सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद को कुछ नहीं होगा, और वो एज चीफ मिनिस्टर दिया था। बाबरी मस्जिद को उन्हीं के उसमें शासनकाल में ढा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 दिन की सजा दी। तो ही वॉज कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर 1 डे। इनकी सजा का वो 1 साल एक दिन था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे राहुल गांधी के सेंटेंस वाली बात पे कोई बहुत बहुत तुरंत फौरन में एक चलते चलते बहस हुई और तुरंत उनको 2 साल की सजा भी दे दी गई। उस पर कोई बहुत वैसी बहस नहीं हुई। मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, पहले समझ लीजिए, कन्विक्शन पहले होता है, उसके बाद सेंटेंस होता है। कोर्ट ने इनका जो कल हुआ था, कोर्ट ने इनका 30 दिन तक के लिए सेंटेंस को सस्पेंड किया था, नॉट कन्विक्शन। ये कन्विक्टेड थे। आज की तारीख में राहुल गांधी दोषी हैं, ही इज अ कन्विक्ट जिसको कहते हैं। इन्होंने जब हायर कोर्ट में जाने के लिए वो किया था, हायर कोर्ट क्या क्या है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या हुआ है, तो उसके बाद इनको जाना पड़ेगा सेशन में। मान लीजिए अगर ये नहीं संतुष्ट होते हैं या दोनों पार्टी में से कोई भी नहीं संतुष्ट होती, तो वो जाएगी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो 3 लेवल ऑफ एपेलेट अथॉरिटी है या हायर अथॉरिटीज हैं। अब सीजीएम के बाद सीजीएम के यहां भी ये मुकदमा तो पेश होगा, फिर उसके बाद ये कितने दिन लगेगा कितने दिन नहीं लगेगा वो देखने वाली बात है। समस्या जो आप समझ रहे हैं कि हुआ ये है, सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुआ है, लेकिन कन्विक्टेड तो है ही, वो उस पर स्टे नहीं हुआ है, तो ये स्टिल, और इसीलिए उनकी सदस्यता गई है। अब सदस्यता जाने के
दो तीन हुआ है, जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि अब तो हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सरसाइज इसलिए कि आपको पता रहे कब कब ये आपकी सदस्यता चली जा सकती है। तीन स्टेज है। एक तो ये है कि होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंसी है, नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप है। ये एक कैटेगरी है। फिर आपकी सदस्यता जा सकती है 10th शेड्यूल के अनुसार अगर आप दल बदल करते हैं। वो एक हमारे यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके अनुसार अगर आप पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट, आरपीए एक्ट 1951 के हिसाब से जो वो है, उसमें कुछ प्रावधान है जो तीसरी कैटेगरी है जहां पे आपकी सदस्यता चली जाएगी। आरपीए के अधीन जो सेक्शन 9, 10 और 11 हैं उसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। ये अगर आप कोई सरकारी ठेका ले रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, आपने इलेक्शन, उसमें एक ये भी है कि इलेक्शन के समय जो इलेक्शन कभी किसी ने अगर जाना होगा, पास से देखा होगा, तो इलेक्शन के समय अकाउंटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन एक रजिस्टर देता है जिसमें आपको अपने खर्चे का ब्यौरा करके जमा करना पड़ता है। अगर वो आपने नहीं जमा किया तब भी आपकी सदस्यता जा सकती है। और करप्शन चार्जेस, अगर लोक आयोग तो इस तरह आपके करप्शन चार्जेस वो हो गए तो आप तब भी जा सकती है। सेक्शन 8 का, और वो मैं लगा दे रहा हूं, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई वो लेटर में लगा दे रहा हूं, उसमें आप देखेंगे सेक्शन 8 की डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्शन। आपको अगर दोषी पाया गया तब भी आपकी सदस्यता जा सकती है और उसमें कई प्रावधान है। 8.1 है कि अगर आपने दो समुदायों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने का कुछ आप पाए गए, इस तरह का, आजम खान का उसी में गया था, हेट स्पीच का मामला था। दूसरा उसमें यह है कि अगर आप किसी मिलावट करते हुए, एडल्ट्रेशन, ड्रग और डावरी आप लेते हुए पाए गए, इस तरह के डावरी के केसेस हुए तो वो। तीसरा जो सेक्शन है वो ये है कि व्यक्ति किसी भी अपराध में अगर 2 साल से ज्यादा उसको सजा मिलने पर डेट ऑफ कन्विक्शन से 6 साल के लिए अयोग्य हो जाता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं 8 साल बोल रहा हूं, वो कितने दिन के लिए अयोग्य होता है? जब वो अपना सेंटेंस पूरा कर लेता है, उसके बाद डेट ऑफ रिलीज से 6 साल तक। तो 2 साल का सेंटेंस है, ये जब भी पूरा, ये एज ऑन डेट इट स्टैंड्स, ये जब 2 साल का कारावास पूरा कर लेंगे उसके बाद ये 6 साल के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए अयोग्य है। इनकी डिस्क्वालिफिकेशन आज की तारीख में कैसे खत्म हो सकती है? देखिए एक चीज और जान लीजिए, अभी होने क्या जा रहा है, सदस्यता हुई है, आप देखिएगा जल्दी से जल्दी वहां बाई इलेक्शन होने जा रहा है। 100% बाई इलेक्शन होगा, वो उसको सीट को रोक के नहीं रखेंगे। अब ये, अच्छा दूसरा ये, अगर किसी को लगता है कि सेशन कोर्ट में ये निर्णय बदल जाएगा, तो मैं आपको सिर्फ याद दिला दे रहा हूं, इसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं। यही गोधरा के बाद इसी रिजीम में जो अभी भी देश से लेके गुजरात मॉडल जिसको कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में गुजरात से केसेस ट्रांसफर किए थे गुजरात स्टेट के बाहर, ये मानते हुए कि यहां पे फेयर ट्रायल नहीं होगा। तो अगर किसी को सेशन या कहीं से बहुत उम्मीद है तो मुझे लगता है कि वो उसकी नाउम्मीदी रहनी चाहिए उसमें। तो अभी क्या है कि अब ये अयोग्य, मतलब इनकी अयोग्यता कैसे हट सकती है? हायर कोर्ट इस सजा को 2-3 चीजें, या तो इनको बरी कर दे, कह दे कि नहीं सब जो हुआ वो, या उस सजा को 2 साल से कम कर दे, 1.5 साल कर दे, 2.25 साल कर दे, 1 दिन कर दे, आधा दिन कर दे। उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला इनके ऊपर नहीं आएगा। अब तो चूंकि सदस्यता चली गई है तो इसलिए वो अब बातें बेमानी हो गई कि स्टे ऑन सेंटेंस और स्टे ऑन कन्विक्शन, अब तो वो ऑलरेडी सदस्यता चली गई। इसमें वो बार बार एक फेमस लिली थॉमस केस की बात करते हैं। मैं आपको एक बहुत ब्रीफली बता दूं, एज ऑन डेट आप उस समय से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जिस समय से आप दोषी करार दे दिए जाते हैं, और अगर उस पर स्टे नहीं लगता है तो स्टे नहीं लगता, कोई भी नहीं लगाएगा, वो हायर कोर्ट ही अब जाके लगाएगी। तो जब पिटीशन फाइल होगी वो होगा, उससे पहले वो उसको वो कर देंगे। 24 घंटे से कम समय में मेरे ख्याल में, या 24 घंटे के अंदर ही इनकी सदस्यता चली गई, करीब 25-26 घंटे के अंदर इनकी सदस्यता चली गई। अब आगे क्या, ये एक प्रश्न है। नॉर्मल केस में ये माना जाएगा कि भाई अब राहुल गांधी का गेम ओवर, दी एंड, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। पहली चीज, अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या सेशन कहीं से रिलीफ मिल जाती है तो बात ही दूसरी, तब तो कुछ कहने की बात नहीं हो। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको कायम रखता है और इनकी सजा कायम रहती है और ये 8 साल के लिए अयोग्य हो जाते हैं।
आपने जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद के जिस राहुल गांधी को देखा है, उसमें आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी उस जेल से, अयोग्य होने से, क्या उनके कन्विक्शन में, उनके लड़ने के जज्बे में, उनके कमिटमेंट में कोई कमी आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके साथ उनका जो भी जिस जिस भी चीज के लिए, जो भी चीज उनको ताकत दे रही लड़ने के लिए, उसमें और जोश आएगा। ये एक अच्छी बात है कि अब हो सकता है कि साथी बहुत ज्यादा न रहें, क्योंकि पावर शायद उनके, लेकिन जो भी रहेंगे वो एक एक जो विचारधारा की लड़ाई है वो मेरे ख्याल में अब और तेजी से शुरू होगी। अब ये एक एक बीजेपी को ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हर जगह का अपना अपना है। किसी को लगता है सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, किसी को लगता है शाम को बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, किसी को लगता है कि भाई ऐसे खेलना चाहिए, किसी बीजेपी को लगता है कि जैसे इन सब करने से वो डर जाएंगे और सब लोग घर बैठ जाएंगे और हमारे विरुद्ध कोई नहीं रहेगा। जो बीजेपी की इच्छा है कि उसके खिलाफ जब अगला 2024 का इलेक्शन हो तो उसके खिलाफ कोई भाषण ना दे, केवल एक आदमी भाषण दे, उसके खिलाफ कोई पोस्टर ना लगाए, केवल एक पार्टी और एक व्यक्ति का एक चेहरा पोस्टर में लगे, ये उसकी इच्छा है और वो उसकी तरफ काम भी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्तिगत इच्छाएं और जनमानस का जो लोकमत होता है उसमें फर्क होता है। मेरी अभी की रीडिंग ऐसी है कि इस चीज का जबरदस्त फायदा राहुल गांधी को जरूर मिलेगा। कुछ जो हार्डकोर है उनको लगेगा नहीं नहीं देखा देखा ऐसे हुआ, लेकिन जो एक एक इनडिसाइसिव नहीं बोलूंगा मैं, एक ऐसा वोट जिसको लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री दिखता है, जो पार्टी किसी पार्टी के साथ बहुत कमिटेड नहीं है, उसको भी तो ये सोचना पड़ेगा ना कि ये क्या इस हरकत से, केवल ये जो हरकत की गई है इसको उसको अपने को जवाब देना होगा। इससे क्या देश का लोकतंत्र, देश की कब मजबूत हुआ है? लोकतंत्र के अलावा क्या एज अ राष्ट्र हम सही रास्ते पे जा रहे हैं? थैंक यू सो मच।